माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से लगता है कि जिस प्रकार से राजद का प्रेम माननीय मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा भूचाल होगा। पप्पू देव की लोग इसको पप्पू देव की हत्या को एक मौत के सरकार मौत बताती है, लेकिन ये हत्या बिल्कुल है और ये हत्या हम नहीं कहते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करता है। और जो व्यक्ति शराब के माफिया, जो व्यक्ति शराब को पीते हैं, उसको आज तक जेल नहीं भेजा गया। और आप देख लीजिए, ये नालंदा में 11 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। इसके बावजूद भी बिहार के कई जिले में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जान गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। मैं हूं परवीन। आइए आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जो पिछले 1 माह से लगातार यूट्यूब, फेसबुक पर बने हुए हैं और जदयू में रहकर जदयू के खिलाफ ही अपनी स्वर्णों का आवाज़ उठा रहे हैं। इनका नाम पुरुषोत्तम राज, या यूँ कहें कि आज के समय में वायरल बॉय हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका हमारे आदर्श समाचार में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पुरुषोत्तम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जदयू में रहकर और उसी का खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं पिछले 1 माह से, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, बात ऐसा है कि हम जदयू में रहकर जदयू का खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम वैसे लोग का खिलाफ कर रहे हैं जो हमारे समाज को उपेक्षित कर रहे हैं। आज के डेट में हमने जीतन राम मांझी के मुद्दे पर खुलकर सामने आकर बोलना शुरू किया। कारण क्या था कि मैं जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ में था और स्वर्ण प्रकोष्ठ का निर्माण इसलिए किया गया था कि अपने समाज की आवाज़ को बुलंदियों पर रखे और अपने जो समाज के राजनीतिक जो हम लोग को गिरावट हुआ था उसमें आगे बढ़कर मैंने पार्टी के ऊपर रखे और अपने समाज को आगे तक ले जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ख़ास तौर पे एक स्वर्ण समुदाय को खास तौर पे हमेशा टारगेट किया गया। इसके लेकर मैं खिलाफ में हुआ मोर्चा खोला हूं। इसलिए खोला हूं कि वे समाज जो कि हर राजनीतिक पार्टियों को आगे ले जाने का काम किया है, आज लोग उसे नीचे गिरा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? जीतन राम मांझी जी एक सवर्ण समाज के ब्राह्मण समाज को गाली दिए। वो सिर्फ ब्राह्मणों की नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को कहे जो पूजा पाठ कराते हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। भगवान राम को भी उन्होंने गाली दिया। और इसके बाद ना जदयू के कोई बड़े नेता और ना बीजेपी के कोई बड़े नेता इस पर अपना स्टैंड क्लियर किए। तो मैं जदयू स्वर्ण प्रकोष्ठ में रहकर इस प्रकार से गाली सुनकर और इस प्रकोष्ठ में रहना हमारे लिए नामुमकिन था। तब मैंने एक मोर्चा खोला स्वर्ण के लिए, स्वर्ण समाज के लिए, क्योंकि हमेशा से गाली सुनते आया है, हमेशा से उपेक्षित होते हुए आया है। तो अब यह नहीं होगा, क्योंकि यह बिहार जाग चुका है, समाज मेरी जाग चुकी है और हमारे वजह से ही माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता पे हैं। अच्छा पुरुषोत्तम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस स्वर्ण प्रकोष्ठ की बात कर रहे हैं उसका कोई भी पदाधिकारी शायद आपको साथ नहीं दिया, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई आपके पीठ पे खड़ा होकर, चाहे आपका अध्यक्ष हो या और भी 2 भी सदस्य, किसी ने तो कोई आवाज़ नहीं उठाया। देखिए, ये इतिहास गवाह है कि जो अपने समाज और देश की रक्षा करता है उसको कम लोग साथ देने को मिलते हैं। आज यह समस्या हमको अंदर से दुख हुआ, तब हमने बोलना शुरू किया अपने समाज के लिए। कुछ लोग अपने टिकट के लोभ में, कुछ लोग कुछ कमाने के लोभ से, माने कि अपने लोभ प्रपंच के मामले में गाली सुनना भी पसंद करते हैं। वो लोग का अपना मकसद हो सकता है, लेकिन यह मकसद पे हम नहीं खड़ा है, क्योंकि हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं कि जाति और धर्म मेरी माँ की बराबर है और इसे गाली सुनवाकर पैसा कमाना, टिकट लेना, ये मेरे लिए संभव नहीं था। हम अपना स्टैंड के लिए उन लोग भी बोलेंगे, यह दिन बहुत नजदीक है, उन लोग भी खुलकर बोलेंगे जिस दिन टिकट का बंटवारा होगा, ऊपर से लेकर नीचे की लिस्ट में उनका नाम नहीं होगा, वो खुद आकर समाज के लिए हल्ला करने लगे। ऐसा इतिहास गवाह है कि बहुत बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक बने समाज के वोट लेकर, और जिस दिन उनका टिकट कटा उस दिन समाज उनको याद आने लगता है। इन लोग को भी याद आएगा, बहुत कम समय है। यहां तक कि हद तो यह हो गई कि हम समाज के लिए आवाज उठाएं, अपने ही समाज के लोग हमें दबाने की भी बहुत सारे कोशिश किए। हम ये जानते हैं, उन लोगों के लिए भी हम कह देना चाहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, जंगल फाड़ के निकलूंगा। ये चिराग पासवान जी भी बोलते हैं, आज हम भी बोलते हैं। जब इस धरती पे जन्म लिए तो एक दिन सबको मरना है।
बिल्कुल। तो कुछ कर्म करके मरेगा, कुछ कुकर्म करके मरेगा। तो मैं कर्म करने वाला स्थान में अपना जगह बनाना चाहता हूं और मरना पसंद करते, मरने से कभी डरते नहीं है। भारत की आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलिदान को दे दिया, भगत सिंह ने अपने बलिदान को दे दिया, लेकिन लड़ना बंद नहीं किया था। मैं उन सब के विचारों पर चलने का काम करूंगा। दूसरा सवाल आपसे, नीतीश जी अपने शासन काल में शराबबंदी की है, लेकिन अभी हर जगह आ रहा है छन कर, कहीं 11 कहीं 12 शराब पीने से लोग मर रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शराबबंदी की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, बहुत बढ़िया योजना, इनका फैसला था कि इस बिहार में शराबबंदी हो जिससे कि घटनाएं क्रम को कमी में आए, लेकिन यह शराबबंदी बिल्कुल विफल हो चुका है। आज शराबबंदी कानून के नाम पे बहुत सारे वैसे व्यक्ति को जलील करके जेल के अंदर भेजा गया जो कि शराब से उनका कोई मतलब नहीं था। और जो व्यक्ति शराब के माफिया, जो व्यक्ति शराब को पीते हैं, उसको आज तक जेल नहीं भेजा गया। और आप देख लीजिए, ये नालंदा में 11 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। इसके बावजूद भी बिहार के कई जिले में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जान गई है, लेकिन इसके लिए ना सरकार की कोई कानून है ना इसके लिए सरकार की कोई पैनी नजर है। अब ऐसा घटना जब घटता है तो इसमें थाना अध्यक्ष और चौकीदार को सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि इस कानून को दबा दिया जाए और बिहार में लोगों को लगे कि बिहार में शराबबंदी है, क्योंकि दरोगा जी और चौकीदार जी सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन एसपी साहब सस्पेंड नहीं हो सकते हैं, उसके मद्य निषेध विभाग के अधिकारी सस्पेंड नहीं हो सकते, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। हमेशा से कानून छोटे लोग के लिए ही बना है। बहुत बड़े बड़े लोग, कई पार्टी के लोग भी शराब पीते हुए पकड़े गए, कई सारे पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन हम ये पेपर और टीवी के माध्यम से ये नहीं देखें कि उन पर कार्रवाई हुआ, क्योंकि वो नेता है। और एक छोटा व्यक्ति को घर में शराब की बोतलें धरकर उनको फंसा के जेल भेज दिया जाता है। ये कानून बिहार में है और ये हम नहीं करे, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि शराबबंदी कानून को इतना चल रहा है कि फाइल रखने का जगह भी कोर्ट में नहीं है। बाकी सारे मामला पेंडिंग में चला गया है, सिर्फ शराबबंदी। इसमें संशोधन सरकार की करने की आवश्यकता है और करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने यह सवाल उठाया है कि शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। हम भी आपका इस बात को मानते हैं, खत्म तो नहीं करना चाहिए, शराबबंदी को लागू करना चाहिए, लेकिन इसका कानून में कुछ संशोधन होना चाहिए। लेकिन ऐसे बिहार और हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, जैसे SC/ST एक्ट। इसका दुरुपयोग इतना कस के पूरे भारत स्तर पे हो रहा है, तो इसके लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को आवाज उठानी चाहिए कि SC/ST कानून में भी संशोधन सरकार करे। झूठा केस में भी लोग जेल जा रहे हैं, उसकी जांच हो, तब उसको, जब जांच में पता चले कि वो सच में SC/ST एक्ट लायक है, तब उसको जेल भेजा जाए। इस कानून को भी मांग करें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। शराबबंदी की बात के लिए हम आपका समर्थन करते हैं, लेकिन SC/ST एक्ट पर भी होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है ये नीतीश सरकार में अपराध कम हुआ है या बढ़ा है? देखिए, अपराध तो कहीं न कहीं हुआ। अगर पेपर सुबह से उठ के हम लोग पेपर का पूरे पन्ने पढ़ लेते, 14-15 पन्ना का पेपर होता है, पूरे पेपर में सब जगह पे कहीं न कहीं हत्या, तो कहीं लूट, तो कहीं बलात्कार की खबरें आवश्यक है छपा रहना। तो हम कैसे मानेंगे कि अपराध कमा है? 1,96,136 को मामला 2019 में बिहार में दर्ज है हत्या का। तो हम कैसे मान लें कि हत्या बिहार में कमा है? कि माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से लगता है कि जिस प्रकार से राजद का प्रेम माननीय मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार में कुछ बड़ा भूचाल होगा। तो अब तो बिहार की राजनीति तय कर सकते हैं इस पर। अच्छा, एक और सवाल, आप स्वर्ण समाज से आते हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले पप्पू देव की हत्या हुई, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? पप्पू देव की, लोग इसको पप्पू देव की हत्या को एक मौत के, सरकार मौत बताती है, लेकिन ये हत्या बिल्कुल है। और ये हत्या हम नहीं कहते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करता है। हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी हो तो उसको सजा बना है, लेकिन ऐसा भारत में कानून नहीं बना है कि कोई व्यक्ति अपराधी उसको पकड़ के इतना पीटो कि उसको हत्या हो जाए। इतना शरीर पे उनका निशान है, पीटा गया, लेकिन आज तक उन पे कोई बोलने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो सवर्ण समाज से आते थे। रिंटू सिंह की हत्या हो जाती है मधुबनी में, उनके शागिर्द की मौत हो जाती है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधी हुई है। एयर इंडिया के हॉस्टेज को रुपेश सिंह की मौत हो जाती है, सरकार इस मामलों को लिपापोती करने के लिए दूसरे लोग को जबरन फंसा के जेल भेज देते हैं सवर्ण समाज। लेकिन आपके स्वर्ण के जदयू में भी बहुत नेता हैं, भाजपा में भी बहुत नेता हैं, तो उन लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? सबको हम तो आपको बता ही चुके कि सब लोग को टिकट का लोभ है, सब लोग को सांसद और विधायक बनने का लोभ है, तो बने, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप याद रख लीजिए, कहीं ये घटना आपके साथ ना हो जाए,
ये नहीं कर रहा हूं कि आपकी मौत हो सकती है, ऐसा नहीं करें। घटना ये हो सकता है कि आपका टिकट कट जाएगा और फिर आप भी इस समाज के लिए आगे आएंगे तो समाज शायद आपको साथ नहीं देगा। और आप दिल पे हाथ रख के देख लीजिए कि अगर ये हमारे समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है और आप चुप है, कि आपको दिल गवाह करता है कि हम चुप रहे। अच्छा, आखिरी सवाल, आप पहले तो आप जदयू में थे, बिल्कुल। अब आगे आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? देखिए, हम कहीं नहीं जाना चाह रहे हैं, हम और नहीं कहीं जाएंगे भी। हम अपने समाज के साथ कराएं और समाज की आवाजों को बुलंदी स्तर पे उठाएंगे। मेरा मुख्य मांग है सवर्ण आयोग का गठन हो और उसको संवैधानिक दर्जा मिले। दूसरा, SC/ST कानून में संशोधन किया जाए। और तीसरा, सवर्ण समाज की जो आरक्षण 10% है उसको बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। आज के डेट में देखिए NTPC का रिजल्ट आया है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आखिर सवर्ण समाज ने आपके साथ क्या गलती की कि इसका यह भुतभोगी होता है? NTPC के रिजल्ट में सवर्णों के लिए उठा है कट ऑफ लिस्ट 98 पे। मतलब कि आप 100 में 100 लिखेंगे तब आपको नौकरी होगा, वरना आप रोजगारी की तरह सड़कों पे सब्जी और चाय बेचिए। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति 80-85 लाख करके वो सड़क पे चाय बेच रहा है और एक व्यक्ति 70 लाख वो सरकारी नौकरी कर रहा है। तो बिहार और भारत की व्यवस्था सुधरेगा या गड़बड़ाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप खुद सोच लीजिए। आपको अगर बीमारी हो तो आपको इलाज करने के लिए सवर्ण डॉक्टर चाहिए, आरक्षित डॉक्टर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इलाज अच्छा नहीं कर पाएगा। आप जानते हैं इस बात को है कि जो आरक्षित डॉक्टर है वो इलाज सही तरीके से नहीं करेंगे। तब फिर मान लिया जाए स्वर्ण को भी आरक्षण मिलेगा तो वो भी तो उसी तरह का डॉक्टर यार। देखिए, सवर्ण की आरक्षण नहीं, ऐसा नहीं है। सवर्ण समाज का लोग व्यक्ति पढ़ते हैं, 25% हम लोग का ऐसा कुछ नहीं मार्जिन हो जाएगा जिससे। लेकिन हाँ, हम आरक्षण की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जो पिछड़ रहे हैं, 70 और 90 लाकर भी हम पिछड़े हो रहे हैं, तो उस व्यवस्था पे जाके नौकरी का सवर्ण समाज के युवाओं सड़क पे तड़प रहे, अपने पिताजी के शर्म के सामने मुंह नहीं उठा रहे। उनके जब पिताजी कहते हैं कि इतना बड़ा हो के BA कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, MA कर लिया, आज फिर भी हमको 200 रुपया मांगने पड़ता, तब उसको शरीर पे क्या बीतता होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप खुद सोच लें, अगर आपका बेटा बेरोजगार होता, आपसे पैसा मांगता, तो आपको कितना बुरा लगता है। जातीय जनगणना क्यों करवाना चाहती? क्योंकि जातीय उन्माद फैले बिहार पे। आप तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मानते हैं, आप तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की राहों पर चलना चाहते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के भेदभावना को हटाने के लिए संविधान में इस तरह का बात रखे थे कि छुआछूत हटे। और आप जातीय जनगणना करा के क्या छुआछूत घटेगा या बढ़ेगा? आप तय कर लीजिए, जातीय उन्माद क्या फैलेगा। 1931 में अंग्रेज ने करवाया जातीय जनगणना, इसका आज भुतभोगी आज भी हमारा समाज है। हमारी लड़ाई कोई दलितों से नहीं है, हमारी लड़ाई महादलितों से नहीं है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो दलितों महादलितों की बात करके उन लोगों के ही शोषण करता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम जी को आरक्षण की आवश्यकता है, चिराग पासवान जी को आरक्षण की आवश्यकता है। आप इतने अमीर खुद हो चुके हैं कि आप दूसरे गरीबों को पढ़ा सकते हैं। जीतन मांझी जी का बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, तो और दूसरे मांझी समाज का व्यक्ति को देख लीजिए, बेचारा पढ़ने पर भी मजबूर है, तो क्या आप नहीं पढ़ा सकते? तो आप किस आरक्षण की बात करते हैं? धन्यवाद पुरुषोत्तम जी, धन्यवाद। ये थे पुरुषोत्तम राज जी, जो जहानाबाद जिले के ही रहने वाले हैं और इन्होंने स्वर्ण का आवाज़ उठाने का फैसला किया है और लगभग 1 माह से आवाज़ उठा भी रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।